प्रश्न 6। कहानी कला के तत्वों की जानकारी देते हुए कफन कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा कहानी के तत्वों के आधार पर कफन कहानी का मूल्यांकन कीजिए, अथवा कफन हिंदी की प्रथम नई कहानी है, यह पूर्णतः आधुनिक है, सदुदाहरण समझाइए, अथवा सिद्ध कीजिए कि कहानी कला की दृष्टि से कफन एक श्रेष्ठ और सफल यथार्थवादी कहानी है, अथवा कफन केवल बुधिया के ही कफन की कहानी नहीं, मानवता और मृत नैतिक बोध के कफन की भी कहानी है। इस कथन के संदर्भ में कफन के शिल्प या कलात्मक की समीक्षा कीजिए। जवाब। रूपरेखा। 1. पूर्व भूमिका। 2. कहानी कला के तत्वों की जानकारी। 3. कहानी कला की दृष्टि से कफन की समीक्षा। 4. उपसंहार। 1. पूर्व भूमिका। कफन प्रेम जी की बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी में उन्होंने ऐसा शिल्प विधान अपनाया है कि कहानी कला के सभी तत्व सहज रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं और भारत के गांवों का यथार्थ चित्र भी अंकित हो जाता है। सर्वप्रथम यहाँ हम कहानी कला के तत्वों की जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद कहानी कला की दृष्टि से कफन की समीक्षा करेंगे। 2. कहानी कला के तत्वों की जानकारी। कहानी कला के 6 तत्व होते हैं। 1. कथा वस्तु। 2. पात्र और चरित्र चित्रण। 3. संवाद। 4. देश काल वातावरण। 5. भाषा शैली और 6. उद्देश्य। इन तत्वों को ध्यान में रखकर हम किसी भी कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। लेखक जब कहानी लिखता है तब ये सभी तत्व उसमें अनायास आ जाते हैं। कहानी के इन 6 तत्वों में कुछ समीक्षक प्रथम 3 पर विशेष ध्यान देते हैं और कुछ अंतिम 3 को अधिक महत्व देते हैं। कफन कहानी में सभी तत्वों का संयोजन हुआ है। 3. कहानी कला की दृष्टि से कफन की समीक्षा। 1. कथा वस्तु। कहानी कला का प्रथम कथा वस्तु है। कफन कहानी की कथा गांव के 2 चमारों धीसू और माधव के अभावग्रस्त जीवन से संबंध रखती है। धीसू की पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी है। उसके पुत्र माधव की पत्नी बुधिया मेहनत मजदूरी करके पति और ससुर का पेट भरती है। इससे दोनों आलसी बन जाते हैं। बुधिया के पेट में बच्चा है, वह प्रसव वेदना से करा रही है, किंतु न माधव उसे देखने जाता है, नहीं धीसू उसके लिए कुछ करता है। अंत में वह रोती चिल्लाती मौत के मुंह में चली जाती है। धीसू और माधव रोते चिल्लाते गांव वालों से कफन के लिए पैसे मांगते हैं। अंत में कफन के पैसों से शराब पीते हैं, पुरिया खाते हैं और नशे में चकचूर हो जाते हैं। कफन की यह कथा वस्तु प्रेमचंद जी की पूर्वलिखित कहानियों से अलग प्रकार की है। इसमें सामाजिक जीवन की यथार्थता का चित्रण हुआ है। कथा वस्तु नहीं के बराबर है। कथांतर में इसी विशेषता के संबंध में कहा गया है कि कथानकहीनता यथार्थ की सीधी पकड़ के कारण नई कहानी की उपलब्धि है। 2. पात्र और चरित्र चित्रण। कफन कहानी में केवल 3 ही पात्र है, धीसू, माधव और बुधिया। ये तीनों शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए वर्गगत पात्र है। बुधिया प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं आती, फिर भी लेखक ने धीसू और माधव की अकर्मणीयता के वर्णन में बुधिया की परिश्रमशीलता, कार्यकुशलता आदि का उल्लेख भी किया है। धीसू और माधव का चरित्र चित्रण लेखक ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों पद्धतियों से किया है। अप्रत्यक्ष पद्धति। इसमें लेखक स्वयं पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रेमचंद जी ने दोनों के बारे में लिखा है। 1. धीसू 1 दिन काम करता है तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। 2. विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नम्रता ढाके हुए जिए जाते थे। परोक्ष पद्धति। इसमें पात्रों की बातचीत या संवाद की योजना होती है, जैसे तुमने 20 एक पुरिया खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होगी, अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। इस संवाद में दोनों की भूख और भोजन क्षमता का यथार्थ चित्रण किया गया है। मोहन राकेश के शब्दों में कहानी के चरित्रों एक मोवर्डिटी है। 3. संवाद या कथोपकथन। कफन कहानी के संवाद एक लड़ी की भांति है, जो पात्रों की मनस्थिति का बोध कराने के साथ साथ कथानक को भी गति देते हैं। पात्रों की मनस्थिति सूचक संवाद। धीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूँ। तू बड़ा बेदर्द है, वे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी से साथ इतनी बेवफाई। कथा वस्तु की गति सूचक संवाद। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है, क्या 60 साल दुनिया में घास खोदता रहा हूँ।
माधव को विश्वास न आया। बोलो, कौन देगा? इन संवादों में पात्रों का व्यक्तित्व भी है और कथानक की गति भी, साथ ही रोचकता और संबंधता भी कम नहीं है। 4. देश, काल और वातावरण। क. देश। देश कहानी काल का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका संबंध कहानी के स्थान से होता है। कफन कहानी में भारत के एक गांव का अनेक बार उल्लेख हुआ है। उदाहरणतः 1. किसानों का गांव था। 2. चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। ख. काल। काल या समय का संकेत भी लेखक ने अनेक स्थानों पर किया है। उदाहरण 1. घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। 2. अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था, इत्यादि। ग. वातावरण। 1. जोड़े की रात भी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। 2. वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा, कितना तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, आदि। इन उदाहरणों से देखा जा सकता है कि कफन कहानी में परिवेशांकन प्रभावशाली है। 5. भाषा शैली। भाषा शैली की दृष्टि से कफन कहानी को हम 2 विभागों में रख सकते हैं, अ. परंपरागत भाषा शैली और आ. नवीन भाषा शैली। अ. परंपरागत भाषा शैली। एक उर्दू शब्द, एक अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। 2. उसे यह तस्कीन तो थी ही। 3. इतना सब्र ना था कि। 2. मुहावरे। 1. जैसे सिर का बोझ उतरा। 2. दोनों कलेजा थाम लेते थे। 3. दोनों सुरूर में आ गए। 3. आलंकारिकता। 1. मगर धीसू पर दया करना, काले कंबर पर रंग चढ़ाना था। 2. वो वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। 3. जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेडुलियो मारे पड़े हो। आ. नवीन भाषा शैली। इस प्रकार की भाषा शैली लेखक की दूसरी कहानियों में नहीं है। यथा 1. माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पचिन्हों पर चल रहा था। 2. बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। 3. हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? भाषा शैली के इस नवीन प्रयोग में व्यंग्यात्मकता विशेष है। 3. उद्देश्य। कफन कहानी का मुख्य उद्देश्य धीसू और माधव के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग तथा गांव के पिछड़े हुए लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है। धीसू और माधव कहानी के अंत में बुधिया के कफन के पैसे से शराब पीते हैं, पुरिया खाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें कई दिनों से भरपेट खाना नहीं मिला। लेखक ने दोनों के भूखे पेट का कई स्थानों पर निर्देश किया है। जैसे 1. माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो धीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। 2. अब हमें कोई भोज नहीं खिलाता, इत्यादि। इस प्रकार यथार्थ का चित्रण कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। 5. उपसंहार। लेखक ने इस कहानी में धीसू माधव के दरिद्रता के साथ अंधविश्वासों, कुप्रथाओं, आडंबरों आदि पर भी तीखा व्यंग किया है। यथा कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। यह कफन कहानी का सर्वाधिक मार्मिक एवं मननीय कथन है। श्री राजेंद्र यादव के शब्दों में कफन अपने गहन अर्थों में बुधिया के कफन की कहानी नहीं, मानवता और मृत नैतिक बोध के कफन की कहानी है। कथांतर के संपादकों के शब्दों में कफन कहानी अंतरंग विश्लेषण, सतर्क मूल्यांकन और सफल कलात्मक रुझाव की पहचान की मांग करती हुई सिद्ध करती है कि किसी कहानी को केवल